नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी दीपमाला को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। ये चेक HDFC बैंक की तरफ से कांस्टेबल प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया है। प्रदीप कुमार का वेतन अकाउंट बैंक में संचालित था, जबकि उनका कोई अंशदान भी नहीं कट रहा था। और उधम सिंह नगर के निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकास नगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मौत हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने DGP अशोक कुमार को निर्देश दिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसी घटना होने पर जवानों के परिजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, DGP अशोक कुमार, सर्कल हेड HDFC बैंक बकुल सिक्का मौजूद रहे। परिवहन विभाग में RTO अफसरों के हुए तबादलों में बुरी तरह सवालों के घेरे में घिरे परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने सफाई दी है कि तबादले नियम अनुसार और सभी नियमों के तहत हुए हैं। इसमें पारदर्शिता बरती गई है, लेकिन मंत्री इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आधिकारिक प्रस्ताव आखिर नोटिंग कर एक अधिकारी के पक्ष में क्यों बदला गया और ये किसने बदला, जिसे लेकर आरोप है कि कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने इन तबादलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और मुख्यमंत्री धामी से कार्रवाई की मांग की है। हमने RTO प्रशासन और RTO इन्फोर्समेंट का कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है। मात्र 2 ट्रांसफ़र यहाँ हुए हैं, जिसमें हमने देहरादून के RTO को पौड़ी किया और रानीखेत का RTO को हमने यहाँ किया है। मात्र 2 स्थानांतरण हुए हैं, 2 के चार्ज में परिवर्तन कर रखा है और 3 हमने प्रमोशन किए हैं। जैसा कि मैंने मीडिया को बताया था, मैं अनावश्यक स्थानांतरण अपने विभाग में नहीं करूंगा और मात्र 2 स्थानांतरण किए हैं। अगर कोई गलतफहमी पैदा कर रहा है उसकी आप वो कर सकते हैं और हमने पारदर्शी स्थानांतरण नीति। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। सुदीप, पहले विधानसभा अध्यक्ष सवालों के घेरे में थे। पूर्व जो नियमों को लेकर, लापरवाही को लेकर सवाल उन पे उठे थे, और अब यहाँ पे चंदन राम दास जो हैं वो भी सवालों के घेरे में तबादलों को लेकर ही। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो विभागीय सचिव हैं उन्होंने प्रपोजल पर लिखा कि देहरादून में जो RTO के पद पर सिर्फ शैलेश तिवारी ही एक योग्य व्यक्ति हैं जो नियमों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी कामकाज नियम से चलता है, कानून से चलता है, नियमावली से चलता है। ये प्रपोजल जब मंत्री जी के पास गया तो उस पत्र पर एक नोटिंग लगाते हुए 2 लाइन की कि RTO प्रवर्तन और प्रशासन में ये फेरबदल कर दो और शेष प्रस्ताव यथावत जारी कर दो। तो जिस प्रकार से नोटिंग आई उस प्रकार से आदेश जारी हो गए, तो फिर नियमों का पालन कौन कराएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि धारा 27 के तहत विचलन के तहत ये तबादले हुए थे तो अप्रूवल आखिर मुख्यमंत्री स्तर से क्यों नहीं की गई और ये फाइल मंत्री को क्यों गई। बीते दिनों हमने देखा था जब खाद्य विभाग के अधिकारियों के तबादले सचिन कुरवे जो IAS अफसर है उन्होंने किए थे, तो रेखा बहुत खफा हो गई थी और शिकायत की थी मुख्यमंत्री से। और जब ACS स्तर की अफसर से जांच कराई गई तो साफ तौर पर ACS ने अपनी जांच में लिखा कि इस प्रकार के तबादलों की पत्रावली को मंत्री के पास भेजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह नियम तो टूटे ही हैं और साथ ही अपने चहेतों को, जो 1 माह से चर्चाएं थी कि अपने चहेतों को लाने की तैयारी, अपने चहेतों को लाने की तैयारी है, अब वो ऑफिशियल फाइल जब वायरल हो गई सोशल मीडिया में तो इस बात को और बल मिल गया कि अपने चहेतों को लाने के लिए पूरे तबादलों की प्रक्रिया लाई गई। दूसरा, देखिए समझने की आवश्यकता यह है कि जब विचलन लाया गया विशेष परिस्थितियों में तबादले का, तो 10 विभाग इसमें शामिल किए गए थे। परिवहन विभाग के अलावा किसी विभाग ने तबादले नहीं किए और सभी सचिवों ने समझा कि ये मिड सीजन है, इस समय तबादले करना उचित नहीं होगा और मार्च अप्रैल में जब आवश्यक होगा तब तबादले किए जाएंगे। बीते दिनों जब कर विभाग के तबादले हुए जिसमें शिकायतें थी, मुख्यमंत्री ने तत्काल रोक दिए। शहरी विकास के तबादलों में जो शिकायत थी मुख्यमंत्री ने तत्काल रोक दिए थे। अब जो निर्दलीय विधायक हैं खानपुर से उमेश कुमार शर्मा, जो समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उन्होंने मांग की है कि इन तबादलों पर सवाल है क्योंकि लिखित आदेश को पेन से लिखे से नहीं बदला जा सकता और पेन से फाइल पर किसने लिखा इसकी जांच हो।
साथ ही इस प्रकार के तबादलों को भी निरस्त किया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। ऐसे में सुदीप, इन दिनों पिछले कुछ महीनों में लगातार चाहे उत्तराखंड की भर्ती हो, चाहे परीक्षा हो या फिर तबादले हों, ये सवालों के घेरे में हैं। ऐसा क्यों लगातार हो रहा है? क्योंकि एक के बाद एक मंत्री भी अब कटघरे में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जहां नियम टूटेंगे, जहां नियमावली का पालन नहीं होगा, एक्ट का पालन नहीं होगा, सवाल उठना लाजमी है। और भले ही परिवहन मंत्री इस बात की सफाई देते हो कि नियमों में पारदर्शी तबादले किए गए हैं, पर उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि प्रस्ताव जो शासन से आया था, सचिव स्तर के अफसर ने किया था, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट लगी थी, नियमावली की फाइल लगी थी, उसको नोटिंग से किस आधार पर और किसने बदला, इसकी वजह क्या रही। और एक और तो परिवहन विभाग ने विचलन का समय पूरा होने से एक दिन पहले कार्मिक विभाग को पत्र लिखा कि हमें 15 दिन का समय और दिया जाए, और ठीक 24 घंटे के अंदर तबादले कर दिए गए। आरटीओ स्तर के तबादले हुए, आरटीओ स्तर के हुए भी नहीं, ये भी और चौंकाने वाला है। तो कुल मिलाकर इन सारे विषयों पर सवाल है, और यदि ये पारदर्शी होते तो इस प्रकार के तबादलों पर सवाल न उठते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एक बार फिर से ये भर्तियां जो हैं, ये तबादले जो हैं, वो सवालों के घेरे में हैं और मंत्री चंदन रामदास पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली लौट आई हैं और इस दौरान उन्होंने अपने दौरे को लेकर बताया कि मंगलवार को विधानसभा में उन्होंने कई वीरांगनाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है वो सराहनीय है। मुझे 2 दिन हुए उत्तराखंड का देवभूमि के आने का अवसर मिला है। मैं देवभूमि को आप सबको नमन करती हूँ। तरुण विजय जी ने एक वीरांगना जीजा भाई, जो महिला लोगों को, हमारा माताओं को, बहनों को सम्मानित करने का जो नंदा देवी पीठ समिति है उसी से किया है। तो उसमें कल हम 2 जो सैनिक थे, उसका माताओं को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है मुझे कल। और बहुत सारे गांव में अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा समाज को आगे ले जाने के लिए, महिला को आगे ले जाने के लिए जो काम करते हैं, उसको भी सम्मानित किया है। और उत्तराखंड के मुख्य शहरों से 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन, ऑटो और विक्रम गायब हो जाएंगे। ये फैसला आरटीए की बैठक में हुआ है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास के मुताबिक प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से इन वाहनों को हटाया जाएगा, जिसकी तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट करना होगा और दावा किया कि 31 मार्च 2023 से पहले प्रदेश के मुख्य शहरों में सीएनजी पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन को पूरी तरह से लैस कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने उम्मीद जताई है कि सभी वाहन स्वामी इस मसले में सहयोग करेंगे। शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एनजीटी ने विभाग को और सरकार को एडवाइजरी जारी की है कि आप प्रदेश में जो 2 व्हीलर हैं और ई रिक्शा हैं जो डीजल और पेट्रोल चलती हैं, उनको, जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है, उनको या तो सड़कों से हटाएं या उनको सीएनजी में कन्वर्ट करें। इस परिप्रेक्ष्य में कल आरटीए की बैठक हुई है और ये तय हुआ है कि प्रदेश में 10 साल से की उम्र पार कर चुके वाहनों को हम सड़क से हटाने का हम निर्देश जारी कर रहे हैं। मगर इससे पहले हमको प्रदेश में सीएनजी के स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। उत्तराखंड सरकार राज्य के ऊर्जा सेक्टर में बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं को गति मिलने के साथ साथ राज्य सरकार को एक्सपर्ट एजेंसी भी मिलने जा रही है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक राज्य में संचालित जल विद्युत की परियोजनाओं के निर्माण से लेकर संचालन में मदद करने के तौर पे टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रोलिक कंपनी लिमिटेड ने राज्य शासन से इच्छा जाहिर की है।
राज्य सरकार भी टीएचडीसी की मदद लेने को तैयार है और इस मामले में मुख्य सचिव स्तर से पहले बैठक भी संपन्न हो चुकी है। दोनों एजेंसियों के मध्य कामकाज, खर्च, मुनाफे आदि को लेकर फैसला होना है और यह मामला कैबिनेट को रेफर भी किया जाना है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम जब बना था तो ये आइडिया था कि हमारा अपना एक जनरेशन कंपनी हो जो मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को जो है एग्जीक्यूट करें। यूजेवीएनएल अभी हाल ही में 82 का एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। अब लखवाड़ का दूसरा प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं। एक किशाऊ परियोजना है जो बड़ा परियोजना है जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हमने संयुक्त उपक्रम बनाया है, उसके थ्रू हम करेंगे। इसी बीच में टीएचडीसी की तरफ से प्रपोजल आया था कि टीएचडीसी हम हमारी जो यूजेवीएनएल कंपनी है उसके साथ संयुक्त उपक्रम बनाना चाहते हैं ताकि दोनों कॉरपोरेशन की जो मैन पावर रिसोर्सेस हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं ये पूल इन हो जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को टेकअप करने की पोजीशन में आ जाए हैं। तो इसकी एक सैद्धांतिक लेवल पर सहमति हो गई है और माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। देवेंद्र यादव कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही बद्रीनाथ के माणा गांव से पदयात्रा शुरू करेंगे। ये पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तराखंड के हिस्सों की पहली यात्रा होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव 3 नवंबर को अल्मोड़ा में राज्य के 6 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी जो नए ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनने जा रहे हैं उनकी भी अलग से बैठक करेंगे, जबकि 4 नवंबर को प्रदेश प्रभारी वरिष्ठ जनों के साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे ताकि उनके सुझाव लिए जा सकें। अल्मोड़ा में एक बैठक है जिसमें 6 जनपद भाग लेंगे। नैनीताल से लेकर चमोली जनपद तक के लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसमें वरिष्ठ जन भी हैं, उसमें हमारे पीसीसी मेंबर्स भी होंगे, प्रत्याशी विधायकगण भी होंगे, पूर्व सांसद भी होंगे, बड़े लोग भी होंगे और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षगण और अपनी कमेटी के साथ वो लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। अनेकों विषयों पर उसमें चर्चा होनी है। उसके अलावा जो ब्लॉक अध्यक्ष जो लोग बनने वाले हैं या जो हैं उनकी और जिला अध्यक्षों की बैठक वो अलग से लेंगे और वरिष्ठ जनों से मुलाकात भी वो करेंगे, जिसमें वो संसद के चुनाव से लेकर हमारे जो वार्ड्स के चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं, उनमें सब में वो चर्चा करना चाहते हैं। 4 तारीख को वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वरिष्ठ जनों से 1-to-1 मिलेंगे ताकि उनके सुझाव ले सकें और उसके बाद वो रात्रि विश्राम करेंगे देहरादून। 5 तारीख को देहरादून में इसी तरीके की बैठक अन्य जनपदों की होगी। उधम सिंह नगर से इधर जो गढ़वाल के हमारे मंडल हैं उन सब की बैठक है और 6 तारीख को आदरणीय प्रभारी जी बद्रीनाथ जाएंगे और जो माणा से भारत जोड़ो यात्रा का उत्तराखंड का हिस्सा है उसकी पहली यात्रा को माणा गांव जो चाइना के बॉर्डर पे है, भारत का अंतिम गांव है, वहां से उस यात्रा में वो सम्मिलित होंगे। और गुजरात में झूला पुल टूटने के बाद उत्तराखंड सरकार को भी अपने झूला पुलों की याद आई है। सरकार ने सभी पुलों की रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी है। बता दें कि गंगनहर रुड़की में भी कई साल पुराना झूला पुल है जो नीला पुल के नाम से प्रसिद्ध है। विभागीय जानकारी के अनुसार 2017 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने उत्तराखंड सिंचाई विभाग के स्थापना खंड को यह पुल सौंपा था और जिस पर विभाग के द्वारा एक चेतावनी बोर्ड भी लिखा गया है। साफ तौर पर लिखा गया है कि यह पुल कमजोर है, सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग वर्जित है, लेकिन इस पुल से अब भी आवाजाही लगातार जारी है। इस पुल से हर रोज हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं और ज़्यादातर जो हैं वो बच्चों का यहाँ से आना जाना रहता है। और इस विषय में जब स्थापना खंड के अधिशासी अभियंता से बात करनी चाहिए तो अपने आप को बाहर होने का हवाला देकर बचते नजर आए, जिसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही वो इस पुल का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, हवा आती है बस और पूरा फ्रेशनेस फील होती है सुबह सुबह। तो जिस तरह से पुल पर चेतावनी लिखी गई है, ये रास्ता खुला है इस पे लगातार? हाँ खुला हुआ है। तो इस पे आना जाना लगातार जारी है आप लोगों का? लगातार है। इसको मतलब रिकंस्ट्रक्ट कराया जाए या फिर इसको बंद कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जनहानि तो हो भी सकती है, यहाँ भी हो सकती है, पुल तो पुल है। अब बच्चे आते जाते हैं वो ठीक है, पढ़ते भी हैं सब, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता, वो एक अलग बात है। पुल तो दोबारा बनना ही चाहिए। ठीक है, हवा आती है बस। के बाद उत्तराखंड सरकार को भी अपने राज्य में झूला पुलों की याद आई
जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी झूला पुलों की व्यवस्था को देखते हुए जो जर्जर हालत में है उनका बदलाव करने का, उनको चयन करने का एक जो फैसला लिया है, तो उसी के बाद महानिदेशक अशोक कुमार ने भी अपने बयान में कहा है कि जितने भी उत्तराखंड के अंदर झूला पुल है उन सभी की जांच रिपोर्ट उनको दिखाई जाए। वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुड़की के सिंचाई विभाग, जो कि झूला पुल है नीले पुल के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। लेकिन इस झूला पुल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस झूला पुल पर अभी भी आवाजाही लगातार जारी है। इस पुल से लोगों का आना जाना लगातार जारी है और जहाँ पर स्टूडेंट्स लोग, जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं स्कूलों से, उनका भी आना जाना इसी रास्ते से होता है। तो वहीं मैं आपको एक चेतावनी भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि चेतावनी पर यहाँ पर जो विभाग है उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यह पुल कमज़ोर है अतः सुरक्षा दृष्टि से इसका उपयोग वर्जित है। लेकिन ये चेतावनी तो लिख दी गई, लेकिन इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देने को तैयार है, क्योंकि इस पुल से जो स्कूल के छात्र हैं वो भी आते जाते हैं और जो लोग जो अगले पुल से ना आकर के इसी पुल से, झूला पुल से, उनका आना जाना लगातार जारी है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो पुल है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। इस विषय में जब हमारी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि इस पुल की जो उम्र है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चेतावनी तो लिखी है, लेकिन ये जो रास्ता है ये बंद नहीं किया है और लगातार इस रास्ते पर आवाजाही जारी है। लेकिन देखना होगा, जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी जो जांच रिपोर्ट मांगी है कि जो झूला पुल है उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो जल्दी सौंपी जाए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने बयान में कहा है कि जो जर्जर हालत में पुल पड़े हैं उनकी मरम्मत, उनका बदलाव होना तय है। लेकिन देखना होगा, जिस तरह से इस पुल की जो हालत है वो ये दर्शाती है कि आवाजाही के लिए ये पुल नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर आवाजाही लगातार जारी है। अब देखना होगा कि हमारी इस खबर को दिखाए जाने के बाद जो सिंचाई विभाग के अधिकारी, कर्मचारी है, वो इस ओर का ध्यान देते हैं या नहीं, या फिर राज्य सरकार ने जो आज फैसला लिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, वो इस ओर को ध्यान देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय। अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड स्थित धूली धौली मोटर मार्ग 6 साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंच के जल्द सड़क बनाए जाने की मांग की है। वहीं अल्मोड़ा डीएम वंदना ने निर्माण खंड के अधिशांसी अभियंता से तत्काल मोटर मार्ग की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीणों का कहना है कि 2016 में मुख्य मार्ग दुबरोली से ध्यूली धोनी करीब 5 किलोमीटर मोटर मार्ग का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन आज 6 साल बीत जाने के बाद भी ये 1 किलोमीटर तक नहीं बन पाया। ध्यूली धोनी मोटर मार्ग है, 5 किलोमीटर का मोटर मार्ग था। 2016 में रोड का टेंडर लग गया था, आज 2022 हो गया है, आज तक वो रोड नहीं बनी। इससे पहले भी कई बार ग्रामीण प्रांतिक खंड के पास ये रोड है कि उसके एक्शन के पास, ईई के पास, जेई से मिलने गए थे और केवल कोरे आश्वासन मिले और आज तक वो रोड नहीं बन पाई। मजबूरन आज सारे गांव वालों को एकत्रित होकर जिला अधिकारी के पास आना पड़ा और हमने बात रखी कि इस रोड को कब तक पूरा किया जाएगा। जिला अधिकारी ने एक्शन को फ़ोन करके अगले महीने की 5 तारीख को उनके साथ एक मीटिंग रखी है और उनको तुरंत आदेश दिया है कि वहाँ जाके मौके पे देखें कि क्या स्थितियाँ हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 3-4 महीने के अंदर वो रोड पूरी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है हमारे गांव में कि 2016 में जब ये रोड हमारी यहाँ सेक्शन हुई, उसके बाद इसमें काम शुरू हुआ और उसके बाद ये काम हम अभी 5-6 साल हो गए तब काम बंद हुआ है। उसके बाद कितनी ऑफिसों के चक्कर लगाते रहे हैं, गाँव वाले आते रहते हैं, ग्राम प्रधान आते रहते हैं और उसमें हमारी